बात कर लेते हैं गाइस डिटर्मिनेंट्स की कि क्या होते हैं डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था मैट्रिसेस। आप लोगों ने जब भी मैट्रिसेस पढ़ा होगा तो आप लोगों को बताया गया होगा कि मैट्रिसेस क्या होती हैं या मैट्रिक्स क्या होती है। एक अरेंजमेंट होता है, एक अरेंजमेंट पर्टिकुलर नंबर्स का या फिर किसी भी एलिमेंट का, उसको मैट्रिक्स बोला जाता है। बट डिटर्मिनेंट के केस में क्या है, डिटर्मिनेंट कोई अरेंजमेंट नहीं है, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर रिलेटेड टू अ मैट्रिक्स। यानी कि अगर मैं बात करूं कि एक 3x3 की कोई मैट्रिक्स है तो उस 3x3 मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक नंबर कैलकुलेट करा जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। अब 3x3 एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, हर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना पॉसिबल होता है और अभी हम देखेंगे कि कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से समझेंगे डिटर्मिनेंट क्या है। डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड एज अ स्केलर वैल्यू। मैंने आपको बताया कि ये एक नंबर है, ये कोई अरेंजमेंट नहीं है। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का रिप्रेजेंट करा जाता है इस तरह से। डिटर्मिनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, इस तरह से, ए के दोनों तरफ बार लगा देते हैं। अब हम लोगों ने मॉडुलस पढ़ा हुआ है तो इसको मॉडुलस ऑफ ए नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है थोड़ा सा। अगर ए मैट्रिक्स है, इफ ए इज ए बी सी डी, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज रिटन एज दिस वे। तो जब भी कोई मैट्रिक्स होती है ए बी सी डी, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी एक मैट्रिक्स है, तो जब कभी भी आप डिटर्मिनेंट लिखते हैं तो डिटर्मिनेंट लिखते हुए आप इसके दोनों तरफ क्या करते हैं, बार लगा देते हैं। तो डी ई टी ए भी लिखा जाता है, डी ई टी शॉर्ट फॉर्म है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की। और अगर मॉडुलस सॉर्ट ऑफ कुछ लगा हुआ है मैट्रिक्स के दोनों तरफ तो इसका मतलब है कि उसका डिटर्मिनेंट की बात हो रही है, ठीक है। फॉर मैट्रिक्स ए, मोड ए इज रेड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड नॉट मॉडुलस ऑफ ए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसको मोड ए मत पढ़ना, पढ़ लो अपने लिए पढ़ लो, बट एक्चुअल में ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। अगर मैट्रिक्स ए है, अगर मैट्रिक्स के अलावा कुछ और है तो फिर तो मोड ए ही होगा। लेकिन इसको अगर आप कहीं पे लिख रहे हो किसी एग्जामिनेशन में इंग्लिश में तो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप मन में इसको मोड बोलो या फिर कुछ भी बोलो, वो आपकी पर्सनल हेडेक है। लेकिन भाई जब भी कभी लिखोगे तो इसको पढ़ना, किताब में अगर कुछ इस तरह का लिखा है मैट्रिक्स के लिए तो उसको मन में इंटरप्रेट करना डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, नॉट मॉडुलस ऑफ ए। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट्स। भाई रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते। हम जितना भी हम लोगों की स्टडी करेंगे डिटर्मिनेंट्स की, उसमें सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस की बात होगी, कोई भी रेक्टेंगुलर इधर उधर के ऑर्डर की मैट्रिसेस की बात नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक की बात हम लोगों को क्लियर हो गई। अब हमें समझना है कि भाई डिटर्मिनेंट्स की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो उसको समझने के लिए ध्यान से देखते हैं गाइस, क्या है डिटर्मिनेंट्स की कैलकुलेशन देखते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, तो एक एक करके बात करेंगे। हमारे सिलेबस में 3/3 तक की कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं। ऑल्दो आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में सिर्फ 3/3 मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट का कैलकुलेशन आता है। तो सबसे पहले बात करेंगे मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 1 by 1, ठीक है। मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 1 by 1 क्या है, ध्यान से समझेंगे। मान लो आपकी कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, और वो है इस तरह से। तो अगर मैं डिटर्मिनेंट ए की बात करूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 by 1 मैट्रिक्स के लिए वही पर्टिकुलर नंबर हो जाता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। ध्यान देना, कभी भी अगर 1 by 1 मैट्रिक्स होगी या फिर 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स होगी तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वही जो एक नंबर है या एक एलिमेंट है उसी के बराबर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 by 2 या फिर 2 क्रॉस 2। मान लो कोई मैट्रिक्स बी है कुछ इस तरह से 1 2 1 1। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए एक सेट प्रोसीजर है जो हम लोगों को सीखना है, और दुनिया की कोई भी मैट्रिक्स होगी आप इसी प्रोसीजर से उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। क्या है वो प्रोसीजर, अगर आपको डिटर्मिनेंट बी निकालना है तो इसको आप लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स 1 2
1 1। ये किसके बराबर होगा? सेट प्रोसीजर है, क्रिस क्रॉस मेथड भी इसको बोलते हैं। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 1। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल है? -1 के। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं 2/2 का। मान लो कोई मैट्रिक्स है C जो बराबर है 0 -1 2 2 के। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? मॉड ऑफ C या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ C कैसे निकलेगा? बोलने के लिए बोल सकते हो मॉड, बस पढ़ना इसको डिटर्मिनेंट ही अगर मैट्रिक्स है, ठीक है। 0 -1 2 2 कैसे निकलेगा? क्रिस क्रॉस मेथड, दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 2 माइनस 2 इंटू माइनस 1। साइन के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस ऑफ 2 इंटू माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -2 विच विल बी इक्वल्स टू 2। 2 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको 1/1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखना आया और 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखना आया। अब अगर मैं बात करूं 3/3 मैट्रिक्स की, तो इसको ध्यान से समझना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और यही सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपकी कोई मैट्रिक्स है, हम लोग देख रहे हैं 3/3 मैट्रिक्स, ठीक है। मान लो आपकी कोई मैट्रिक्स है इस तरह से 1 2 3 2 3 1 0 0 1, ये आपकी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आपको इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन थोड़ा सा नया है आपके लोगों के लिए, तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है डायमंड। डायमंड क्या होता है भाई? दिस, ये 4 एलिमेंट मेरे लिए पर्सनली मैं इन्हें बोलता हूँ डायमंड एलिमेंट्स। क्यों बोलता हूँ डायमंड एलिमेंट्स, आगे समझाऊंगा। अब ये सिलेबस में डायमंड एलिमेंट्स डिफाइंड नहीं है, जस्ट ये मेरे नॉमेनक्लेचर हैं, मैंने इनको डायमंड एलिमेंट्स बोल दिया। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है डायमंड एलिमेंट्स का साइन हमेशा नेगेटिव होता है। ध्यान रखेंगे, डायमंड एलिमेंट्स का साइन हमेशा नेगेटिव होता है, कभी गलती नहीं होगी अगर आप इस प्रोसीजर से करेंगे, तो इतना ध्यान रखेंगे। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका डिटर्मिनेंट, ध्यान से समझने की कोशिश करो। हम लोग इस 3/3 डिटर्मिनेंट्स की कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के रेस्पेक्ट में इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप इस पर्टिकुलर 3/3 डिटर्मिनेंट को किसी भी रो के रेस्पेक्ट में करो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करो, आंसर सेम ही आने वाला है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू यूनिक होती है एक मैट्रिक्स के लिए, एक मैट्रिक्स के 2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं आ सकती। तो ध्यान से समझेंगे, हम लोग R1 के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। मैं इसको साइड में लिख भी देता हूँ इस मैट्रिक्स को, ताकि आपको समझ आई। ये हमारी मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 1 0 0 1, ये हम लोगों की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, R1 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो कैसे करते हैं इसको? करने के लिए हम लोग R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे। कैसे एक्सपेंड करेंगे? सबसे पहला एलिमेंट क्या है? 1 एज इट इज लिखोगे। अब जो आपका पहला एलिमेंट है वो जिस रो में आता है और जिस कॉलम में आता है वो हाइड कर लो। यानी कि अगर ये 1 है तो क्या मैं ये रो और ये कॉलम हाइड कर लूँ? बचे हुए का डिटर्मिनेंट लिख दो मल्टीप्लाई में। भाई अगर ये 1 है तो ये हाइड कर दिया, ये हाइड कर दिया, बचा क्या? 3 1 0 1 3 1 0 1 3 1 0 1, ये लो जी, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट, जैसे ही डायमंड एलिमेंट आया आपको साइन लेना है माइनस। अभी आपको बताया डायमंड एलिमेंट्स के लिए साइन क्या लेंगे? माइनस। अगले की बात करो। पहली बात तो हम लोग ये अलोंग R1 कर रहे हैं, अलोंग R1। आप किसी भी रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, प्रोसीजर सेम रहने वाला है। अगला एलिमेंट आया 2, तो माइनस लगा दिया मैंने, डायमंड एलिमेंट था। ये 4 डायमंड एलिमेंट मैंने आपको समझाए हैं, -2। अब जो एलिमेंट आया उसका रो एंड कॉलम आप लोग हाइड कर दो। सो दिस इज हिडन, दिस इज ऑल्सो हिडन। बचे हुए का डिटर्मिनेंट 2 1 0 1 2 1 0 1।
ये हो गया। नाउ नेक्स्ट मूविंग टू द लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस रो, वो क्या है 3। अब क्योंकि वो डायमंड एलिमेंट नहीं है इसलिए प्लस 3, उससे रिस्पेक्ट में रो और कॉलम को हाइड करो 2 3 0 0 2 3 0 0। इतना करने के बाद क्या अब आपको 2/2 डिटर्मिनेंट निकालना आता है? तो यहां से आप निकाल लो 1 दिस माइनस दिस, यानी कि 3 माइनस 0 विच विल बी इक्वल्स टू 3 माइनस 2 2 माइनस 0 2 प्लस 3 0 माइनस 0 0। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 इक्वल्स टू -1। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। आई होप आपको क्लियर हुआ। कोई भी रो पकड़ो, कोई भी कॉलम पकड़ो, जो रो पकड़ ली अब उसी सीक्वेंस में करना है, आंसर चेंज नहीं होगा। ये मैंने R1 के रेस्पेक्ट में करा, आप इसको इस वाले से करके देख लो, R3 के रेस्पेक्ट में कर लो। अच्छा, अगर R3 के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा भाई? डिटर्मिनेंट ऑफ A अलोंग R3। मैं नेक्स्ट पेज पर दिखाता हूँ। इसका आंसर याद रखना कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ A मेरा -1 आ चुका है। नाउ आई विल शो यू कि मैं अगर R3 के रेस्पेक्ट में करता हूँ तो भी आंसर यूनिक रहने वाला है। 1 2 3 2 3 1 0 0 1 1 2 3 2 3 1 0 0 1। अब हम करेंगे R3 के रेस्पेक्ट में अलोंग R3। डायमंड एलिमेंट्स अगर आप याद रखोगे तो आपकी कभी गलती नहीं होगी। मान लो ये मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा? R3 के रेस्पेक्ट में पहला एलिमेंट, पहली बात तो ये डायमंड हमेशा आप याद रखेंगे, इनके साथ माइनस आने वाला है, सिंपल फंडा। R3 के रेस्पेक्ट में करूँगा, पहला क्या है 0 0 लिख दिया जी। उसके रेस्पेक्ट में रो और कॉलम को हाइड करो, बचा हुआ लिख दो 2 3 3 1 2 3 3 1, मल्टीप्लाई में है ये। नेक्स्ट आता है ये वाला 0, क्या ये डायमंड एलिमेंट है? यस, तो -0। इसके रेस्पेक्ट में रो को हाइड करो, कॉलम को हाइड करो, बचा हुआ लिख दो 1 3 2 1 1 3 2 1। सीक्वेंस सेम होना चाहिए, मतलब जिस पोजीशन में जो है वैसे ही। देखो 1 3 ऊपर है, 2 1 नीचे, मैंने वैसे ही लिखा। लास्ट एलिमेंट इज 1, ये डायमंड एलिमेंट नहीं है तो +1। उसके रेस्पेक्ट में रो और कॉलम को हाइड करो, बचा हुआ लिख दो 1 2 2 3 1 2 2 3। कर लो 0 इंटू समथिंग, कुछ भी हो इसका आंसर आएगा तो 0 ही ना, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 0 -0 + 1 टाइम्स 1 इंटू 3 -2 इंटू 2 3 -4 अगेन इक्वल्स टू -1। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आप किसी भी साइड से पकड़ो, कोई भी रो पकड़ो, कोई भी कॉलम पकड़ो, आपका आंसर यूनिक रहेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज यूनिक। अब मान लो कोई बच्चा कहने लगे कि भैया मैं तो इसको कॉलम 2 से निकालना चाहता हूँ, मैं कहूँगा निकाल ले, मेरे को क्या प्रॉब्लम है? तो अगर मैं अलोंग C2 की बात करूँ तो क्या होगा? अब यहाँ पे थोड़ा सा फ्लो है, ध्यान से समझना, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर मैं C2 की शुरुआत करूँ तो पहला एलिमेंट ही डायमंड एलिमेंट पढ़ रहा है। पहला एलिमेंट अगर डायमंड एलिमेंट पढ़ रहा है यानी कि मैं शुरुआत ही नेगेटिव से करूँगा, -2। देखो ध्यान से, आप नीचे से भी शुरू कर सकते हो बाय द वे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जब भी देखेंगे डायमंड एलिमेंट तो आपको माइनस लगाना है। तो -2, रो और कॉलम को हाइड करो 2 1 0 1, ठीक है जी, 2 1 0 1 +3, भाई इस पर कोई डायमंड नहीं है, हाइड करो रो कॉलम को 1 3 0 1 1 3 0 1 प्लस नहीं -0, हाइड करो रो एंड कॉलम को 1 3 2 1 1 3 2 1। तो क्योंकि ये 0 है तो ये ख़त्म हो गया 0, यहाँ पर आ जाएगा -2 2 -0 विच इज़ इक्वल्स टू 2 +3 1 -0 इक्वल्स टू 1। तो -4 + 3 अगेन इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि अगर C2 के रिस्पेक्ट में करा तब भी हम लोग का आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। सो 3/3 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से करो, आंसर सेम आने वाला है, प्रोसीजर सेम है। बस ये डायमंड एलिमेंट्स को याद रखो, जिस भी पर्टिकुलर एलिमेंट के आप रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसके वाली रो कॉलम छुपाओ और बाकी वाला 2/2 डिटर्मिनेंट बना के लिख दो। आई होप आपको फंडा क्लियर हो गया गाइस। इन केस अभी भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा से एक बार देख सकते हैं, ठीक है जी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1/1 मैट्रिक्स क्या होता है? वही पर्टिकुलर एलिमेंट, यही हम लोगों ने देखा। डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स कैसे निकलेगा? क्रॉस, किस क्रॉस? A × D - B × C, ADBC, यही आपको अभी सिखाया मैंने। अब एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो भाई आपको निकालना है इसका डिटर्मिनेंट, बहुत सिंपल।
मेरे को क्या ही प्रॉब्लम है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, क्रिस क्रॉस कर लो, दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वन, इससे ये खत्म, इसके डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया 1। सिमिलरली आप ये वाला भी कैलकुलेट कर सकते हो। प्रोसीजर सेम रहने वाला है, मेन मुद्दा था प्रोसीजर। अगर आपको प्रोसीजर समझ नहीं आया है तो वीडियो को बार बार देखो, और क्वेश्चंस तो आप जितने मर्जी प्रैक्टिस कर लो यार, वो तो आपको ही करने हैं, मैंने तो अपने हिस्से की प्रैक्टिस पहले कर रखी है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स मैं आपको समझा चुका हूँ कैसे निकलता है। कोई भी एक रो कॉलम पकड़ो और बाकी का निकाल दो। इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट दिस, अब ये बहुत इजी है। अच्छा कोशिश करा करो जिस पर्टिकुलर रो या कॉलम में ज़्यादा जीरोज हो ना, उस रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में करा करो। रीज़न क्योंकि वो बिना कैलकुलेट करे ही डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है। कैसे, अगर मैं इसकी बात करूँ तो मेरे हिसाब से हमें C3 के रेस्पेक्ट में करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि वो हो जाएगा 4 टाइम्स ये वाली रो हाइड करी, ये वाले कॉलम हाइड करा, -1 3 4 1 -1 3 4 1 माइनस, क्योंकि डायमंड एलिमेंट है 0, अब कुछ भी है 1 2 4 1, भाई कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं, जब बाहर 0 आ गया तो अंदर का कुछ भी हो 0 ही होना है। सिमिलरली लास्ट में देखो +0 माइनस लास्ट वाला ये, तो ये वाली रो ये वाली कॉलम हटाएंगे, 1 2 -1 3 1 2 -1 3। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ ऐसे निकालने का, बाकी कोई करते तो आपको तीनों डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पड़ते। जब मेरे को बाहर ही 0 मिल गया तो ये ऑटोमेटिकली 0 और ये ऑटोमेटिकली 0, मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज जब बाहर 0 है अंदर कोई भी नंबर आए मेरा 0 ही आंसर आने वाला है। तो बस मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। फॉर दिस माइनस दिस, ये हो जाएगा -1 -12, ये हो जाएगा 4 इंटू -13, ये आपका सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, एज सिंपल एज दैट। सो आई होप गाइज आपको ये सारा प्रोसीजर डिटर्मिनेंट निकालने का क्लियर हुआ, कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट को निकालते हैं फॉर 1/1 मैट्रिक्स, फॉर 2/2 मैट्रिक्स और फॉर 3/3 मैट्रिक्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, ये बहुत ध्यान से देखना। ये वाले कुछ क्वेश्चंस आपको देखने हैं, दोनों तरफ को सॉल्व करो और x की वैल्यू निकालो। एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कैसे करेंगे भाई। 3 × 1 माइनस एक्स इंटू एक्स इक्वल हो गया 3 × 1 माइनस 2 × 4। ये हमने क्रिस क्रॉस मेथड से डिटर्मिनेंट निकाला, ठीक है। अब 3 × 1 3 माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 × 1 3 माइनस 4 2 8। तो एक्स स्क्वायर उधर लेके जाएंगे तो 3 - 3 + 8 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 8 के। एक्स किसके बराबर हो गया, ±√8 के। √8 क्या 2√2 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा ±2√2 इज द वैल्यू ऑफ x। सिमिलरली आप यहाँ कैलकुलेट कर लो, x² - 6 बराबर 1, तो x² - 6 कैसे आया, दिस माइनस दिस, x² - 6 बराबर 1, x² बराबर 7, तो x हो गया ±√7, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई भी x की वैल्यू निकालने के लिए दे तो आप इजीली कर सकते हो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल गाइस हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ भी हम लोगों को नया नहीं पढ़ना है यहाँ पर। बस अब हम देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स कैसे निकलता है। तो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइंस में या फिर पहले आपने ज्योमेट्री में फॉर्मूलाज पढ़े हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ इंटू x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस हाफ ऑफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये आप लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है, जहां पर x1 x2 y1 y2 और x3 y3 क्या होती हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं जिसके थ्रू एरिया ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो सेम ही चीज़ को हम लोग डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, उसी फॉर्मूला को डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में लिखने का एक तरीका है, विच इज हाफ ऑफ x1 y1 1, हाफ ऑफ x2 y2 1 एंड हाफ ऑफ x3 y3 1। तो कुछ भी नहीं है, अगर आप इस फॉर्मूला को एक्सपेंड करोगे और जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है विच इज हाफ ऑफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3
y1 माइनस y2, जो आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, आप इसको एक्सपेंड करोगे और आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करोगे, यू विल गेट द सेम आंसर। तो इसी को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने का तरीका है ये, और आप लोगों को ये याद रखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल में। अगर 12th क्लास में आपसे पूछा जा रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ऑब्वियसली वो चाहता है कि आप डिटर्मिनेंट के यूज करके उसको कैलकुलेट करें। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1, जहां पर x1 y1 क्या है, पहला वर्टेक्स, x2 y2 क्या है, दूसरा वर्टेक्स, और x3 y3 क्या है, तीसरा वर्टेक्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये हो जाएगा मेरा x1 y1, दिस विल बी माय x2 y2 एंड दिस विल बी माय x3 y3। तो जिन तीन वर्टेक्स या वर्टिसेस से ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उनके पॉइंट्स उठाओ, जो भी पॉइंट्स हैं, और वो इसमें डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहां पर क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, सिंस एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अब आप लोगों को पता है भाई एरिया नेगेटिव तो हो नहीं सकता, एरिया तो एरिया है, ये पूरा ही एरिया है, तो ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी आनी चाहिए, ठीक है ना, स्क्वायर यूनिट्स में। तो जब कभी भी आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो आपको हमेशा मोड लेना है। तो आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हो कि आप इसमें ऐसे मोड भी लगा सकते हो। अब जो ये है अंदर वाला तो डिटर्मिनेंट है, बाहर वाला एब्सोल्यूट मॉड्यूलस फंक्शन है, यानी कि जो भी अंदर नेगेटिव आएगा उसको वो पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। अगर आपको एरिया गिवन हो तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज दोनों उठाकर चलनी है डिटर्मिनेंट्स की। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि भैया एरिया इतना है, दो वर्टिसेस इतनी है, तो आप वैल्यू बताओ। मान लो आपको एरिया गिवन हो 3 स्क्वायर मीटर, तो आप जब भी एरिया की वैल्यू गिवन को लिखोगे तो आप प्लस माइनस दोनों साइन लोगे, आप लिखोगे प्लस माइनस 3 इक्वल्स टू हाफ ऑफ ये पूरा का पूरा फॉर्मूला, ठीक है। जब कभी भी एरिया गिवन होगा तो आपको प्लस और माइनस दोनों साइन लेकर चलने हैं। क्यों लेकर चलने हैं, इस मॉड्यूलस की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि अगर मॉड x बराबर 3 है तो x बराबर प्लस माइनस 3 दोनों हो सकता है, समझ रहे हो। सिमिलरली अगर एरिया जो है वो मोड ऑफ समथिंग है, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वांटिटी की बात करूं तो वो प्लस माइनस एरिया होगा। सिंपल सा लॉजिक है, याद भी रख सकते हो कि अगर एरिया गिवन होगा और हमें कुछ पॉइंट्स कैलकुलेट करने होंगे तो हम एरिया की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज को लेकर चलेंगे। और अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना है तो उसका तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मोड ऑफ हाफ डिटर्मिनेंट में x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। आई होप यहां तक का आपको चीजें क्लियर हो गई। एक और तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है, वो आपको 3 पॉइंट्स देगा और बोलेगा कि ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब ये एक लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरी कोई लाइन है और इस पर मेरे को उसने A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट दे दिया, इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स मुझको पता है। तो अब वो पूछेगा कि बताओ इसमें अगर ये कोलिनियर हैं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। फॉर एग्जांपल ये रैंडम दे दे x1 y1 और ये दे दे 2 3 1 2, कुछ भी दे दे, ये मैं जनरल ले रहा हूं। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 कर देना है। बिकॉज मैथमेटिकली सोचो कि क्योंकि ये 3 पॉइंट्स एक लाइन पर लाए करते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ये तीनों पॉइंट्स से बनने वाला इमेजिनरी ट्रायंगल, ऑल्दो बनेगा ही नहीं, आपको दिख रहा है ट्रायंगल कहां ही बन रहा है, क्योंकि ट्रायंगल बनेगा नहीं इसलिए उसका एरिया कुछ होगा नहीं, क्योंकि उसका एरिया कुछ होगा नहीं इसलिए मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूला में इन पॉइंट्स को रखूंगा और एरिया को बराबर कर दूंगा 0 के। जो भी मेरा आंसर आएगा वो मेरा आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे एरिया को लेकर। ध्यान रखने वाली चीजें 3 हैं। पहली चीज क्या है, ये फॉर्मूला। दूसरी चीज, अगर एरिया गिवन हो तो प्लस और माइनस दोनों साइन लेंगे। और तीसरी चीज याद रखने की, कोलिनियर पॉइंट्स का एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है। बस आगे बढ़ते हैं इतने डिस्कशन के बाद और देखते हैं एक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 3 8 -4 2 एंड 5 1। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको एरिया निकालना है। तो बहुत सिंपल सा है, कैसे होगा, आपको 3 वर्टिसेस गिवन है 3 8 -4 2 और 5 1। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ, अच्छा बाहर मोड आएगा, अंदर डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस से हाफ, आप चाहे बाहर भी ले सकते हो मॉड्यूलस, बिकॉज हाफ पॉजिटिव है। तो अंदर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 8 1 ये पहले वाली वर्टेक्स, -4 2 1 ये दूसरे वाली, 5 1 1 ये तीसरे वाली। अब आप इसका कोई भी ऑर्डर ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको इसी ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, क्योंकि आपने मॉड्यूलस ले लिया।
ऑर्डर चेंज करने से सिर्फ साइन का फर्क आ सकता है और कुछ भी नहीं, आंसर्स हमेशा सेम रहेंगे। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ मॉड्यूलस, R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 - 1 -8 टाइम्स -4 -5 प्लस 1 टाइम्स -4 -10। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ मॉड्यूलस 3 इंटू 1 3 -8 और -9, 9 8 से क्या होता है 72, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 72 -4 -10 -14। अब देख लो इसमें क्या आ रहा है, ये हो जाएगा हाफ ऑफ मॉड ऑफ 75 -14, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 61, ये तो हो जाएगा। अब हाफ ऑफ 61/2 यहाँ से आप निकाल दो, आंसर हो जाएगा स्क्वायर यूनिट्स में, आंसर विल बी इन स्क्वायर यूनिट। 61/2 आप निकाल दो, सिंपल सी बात है, 30.5 स्क्वायर यूनिट्स विल बी योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो सिंपल सा बस इस फॉर्मूला को याद रखो, मॉड्यूलस लगा के रखो। मान लो ये होता 14 - 75, तो वो नेगेटिव में आता -61, क्योंकि मॉड्यूलस है तो हम उसको ऑटोमेटिकली पॉजिटिव कर देते हैं, बिकॉज एरियाज आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो आपको ये बहुत जरूरी ध्यान रखना है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई। मूविंग फॉरवर्ड find the equation of the line joining this using determinants and find k if d k0 is a point such that area of triangle ABD is 3 square units। कैसे करेंगे ये भाई? मेरे को वो बोल रहा है इक्वेशन निकालो लाइन की जिसके 2 पॉइंट्स आपको गिवन है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स एंड, चलो एंड को छोड़ो, पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है? इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट्स है 1 3 0 0, ठीक है, तो इसको अलग से करते हैं हम सॉल्व। 1 3 और 0 0 2 पॉइंट्स हैं और हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ओके, चलो जी ध्यान से समझो। आपके 2 पॉइंट्स गिवन है, ए है 1 3 और बी है 0 0। मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा लेट सी बी अ पॉइंट ऑन लाइन x, y। मैंने एक पॉइंट उस लाइन पर खुद से ले लिया x, y, ठीक है। मैंने कहा C एक पॉइंट है जो x, y उस लाइन पर एग्जिस्ट कर रहा है। मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं और मेरे को गिवन है कि ये लाइन है, तो बेसिकली अगर ये लाइन हो तो यहां पर मैं कहीं एज्यूम कर लूं कि मेरा A हो गया 1, 3, B हो गया मेरा 0, 0 और C हो गया मेरा x, y। अब वो क्या बोल रहा है कि लाइन की इक्वेशन बताओ। मैंने कहा भैया मुझे एक फॉर्मूला पता है, क्योंकि ये 3 पॉइंट्स लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं, मैंने खुद लेट कर लिया एक्स वाई। जनरल इसलिए लेट करा बिकॉज इक्वेशन लिखनी है। आपने स्ट्रेट लाइंस में पढ़ा है क्लास 11th में कि जब भी कभी इक्वेशन लिखनी होती है एक जनरल पॉइंट एक्स वाई का होना कंपलसरी है, बिकॉज एक्स वाई की ही फिर वैल्यूज डाल डाल के उस लाइन का पूरा हर पॉइंट कवर होता है। तो मेरे को पता है 3 पॉइंट्स लाइन पर हैं, इसका मतलब ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे, इसका मतलब इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया मुझे 0 रखना है। यही मुझे आता है 12वीं कक्षा में, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं करूंगा भाई, सिंस these points lie on a line, क्योंकि ये 3 पॉइंट्स लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं, दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय these points should be equals to 0। सही बात है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा इन 3 पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में? वो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ, हाफ बाहर लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ x1 y1 1 1 3 1 0 0 1 x y 1 शुड बी इक्वल्स टू 0। अब मॉडुलस हटाओगे तो इधर प्लस माइनस 0 आएगा, 0 तो प्लस हो माइनस हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो यहां से हो जाएगा। अच्छा, इस हाफ को अगर मैं इधर लेकर जाऊंगा 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी खत्म, तो यहां पर हो गया बेसिकली 1 3 1 0 0 1 x y 1 शुड बी इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। अब आपको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, x और y में जो आएगा वो इस लाइन की इक्वेशन होगी। अब इसको स्मार्टली सॉल्व करने का तरीका ये है कि मैं ये वाला रो उठाऊंगा, क्यों? इसमें ज्यादा जीरोस हैं, मेरे को कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा
जीरो टाइम्स कुछ आएगा वो जीरो होगा, माइनस प्लस माइनस जीरो टाइम्स कुछ आएगा जीरो होगा, फिर प्लस जीरो टाइम्स कुछ डिटर्मिनेंट आएगा वो जीरो होगा, फिर माइनस वन टाइम और इधर हो जाएगा y माइनस थ्री एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो इसको सॉल्व करके मेरा y बराबर 3x इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा एंड दिस विल बी माई आंसर। अब आप कहोगे भैया वेरीफाई करके दिखाओ, हमें नहीं लग रहा है आपका आंसर सही है। चलो कर लेते हैं। आपको एक कॉन्सेप्ट पता है कि एक लाइन की इक्वेशन पर पढ़ने वाला हर पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप चेक कर लो, क्या 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है? लेफ्ट में डालो 0, राइट में 0, 0 के बराबर 0 सेटिस्फाई करता है। 1 और 3 चेक कर लो, x1 डालो तो y क्या आ रहा है 3, क्या ये भी सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ कर रहा है। तो इससे क्या मुझे पता लगा, दिस इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको इतना करना है और आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अच्छा, इसी का एक सेकंड पार्ट भी गिवन था। क्या गिवन था? इसका सेकंड पार्ट में गिवन था एंड फाइंड के इफ d इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। अब इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें इसने बोला, वो तो एक क्वेश्चन अलग हो गया सॉल्व। अब ये बोल रहा है कि अगली कहानी सुनो, A पॉइंट है 1 3, B पॉइंट है 0 0, D पॉइंट है K 0 और बोल रहा है इनसे बनने वाले ट्रायंगल का जो एरिया है वो है 3 स्क्वायर यूनिट्स। मैंने कहा ठीक है, अगर 3 स्क्वायर यूनिट्स, आपको बताया था मैंने, जब भी आप एरिया गिवन होगा तो प्लस माइनस दोनों लोगे। इसका मतलब क्या हो गया, आप फॉर्मूला लगाओ, हाफ ऑफ मॉड्यूलस 131,001 K01 शुड बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। बस इस क्वेश्चन में यही काम की बात है, बच्चे माइनस छोड़ देते हैं, सिर्फ प्लस का केस ले लेते हैं और मिलते हैं नंबर आधे। ध्यान रखेंगे, लॉजिक मैं बता चुका हूं क्योंकि इधर मॉडुलस होता है, मॉडुलस उधर अगर हम न्यूट्रलाइज करेंगे तो प्लस माइनस दोनों केस हमको लेने पड़ेंगे। तो बहुत सिंपल है, अब ये डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व कर लेना है, ये आपको आता है अच्छी तरह, उधर प्लस माइनस 6 हो जाएगा, ये सॉल्व कर लो तो -1 टाइम्स -3k इक्वल्स टू प्लस माइनस 6, ये तो हो जाएगा भाई 0 0 -0 प्लस 0, इनका केस तो कैंसिल ही है। -1 टाइम आपने ये रो और ये कॉलम हटाया, 1 इंटू 0 -3 इंटू k, तो 1 इंटू 0 -3k। अब ये हो गया, तो इसका मतलब हो गया 3k बराबर प्लस माइनस 6, k बराबर प्लस माइनस 2, ये आपका k की वैल्यू हो गई। आई होप आपको आंसर समझ आ गया। बच्चे k बराबर 2 लिख कर आएंगे, वो आधा आंसर है, गलत नहीं है, आधा आंसर है। ठीक है, k बराबर -2 भी सेटिस्फाई करेगा। किसी को कोई डाउट हो तो k को इसमें डालकर देख लो, +2 डालोगे तब भी एरिया वही आएगा, -2 डालोगे तब भी एरिया वही आएगा। रीजन, +2 डालोगे तो शायद पॉजिटिव एरिया आता होगा, -2 डालोगे तो शायद नेगेटिव एरिया आता होगा, लेकिन क्योंकि मॉडुलस होता है तो दोनों ही पॉजिटिव में कंसीडर होंगे। तो पॉइंट्स तो मेरे दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, चाहे ट्रायंगल का एरिया एक है। आई होप गाइज आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है। तो ये था पूरा हमारा एरिया ऑफ द ट्रायंगल। आई होप आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल के सारे फंडे क्लियर हो गए हैं। ये 3 मेन चीजें आपको याद रखनी है। पहली क्या है? पहली है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, विच इज हाफ टाइम्स मॉडुलस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। सेकेंड चीज आपको ये याद रखनी है कि अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन होगा और किसी पॉइंट को निकालना होगा या किसी वेरिएबल को निकालना होगा तो आप उस एरिया के ट्रायंगल के पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों केसेस को कंसीडर करोगे। तीसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि अगर आपकी कोई लाइन गिवन है, उसकी अगर आपको कोई इक्वेशन निकालनी है या फिर आपको पता है कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, यानी कि एक लाइन पर लाई करते हैं, तो उन 3 पॉइंट्स से बनकर जो ट्रायंगल होगा, विच इज ऑफ कोर्स इमेजिनरी, उसका एरिया हम 0 के बराबर रखेंगे और उसके रेस्पेक्ट में जो भी डिटर्मिनेंट सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगा। आई होप आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल के ये 3 फंडे समझ आ गए हैं। जिसको ये 3 बातें समझ आती हैं वो एरिया ऑफ ट्रायंगल का कोई सा भी दुनिया का क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से रिलेटेड सॉल्व कर सकता है। आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए, फंडे बस इतने ही हैं। समझते हैं क्या होते हैं सबसे पहले माइनर्स। फॉर्मल डेफिनेशन कोई पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। ध्यान से आप फंडा समझो, मेरा कहने का मतलब क्या है। आप लोग माइनर्स ऑलरेडी कैलकुलेट करते हुए आ रहे हो। क्या होता है माइनर? माइनर वो नंबर या वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट की। पहली बात समझो कि माइनर हमेशा एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट का निकाला जाता है। यानी कि अगर आपसे वो माइनर पूछेगा तो वो पूछेगा फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट। आपके पास डिटर्मिनेंट भी गिवन होना चाहिए जिसका माइनर निकालना है। ये 9 एलिमेंट है, इन 9 के 9 एलिमेंट्स के माइनर निकालने पॉसिबल हैं। तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि भैया कौन से एलिमेंट का माइनर निकालना है। जैसे उसने बोला यहाँ पर 6 का निकालो।
अब समझते हैं क्या होता है माइनर। जब हम लोगों ने सीखा था डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना, तो हमने देखा था कि जब कभी भी डिटर्मिनेंट की कैलकुलेशन करते हैं तो रो वाइज कर रहे हो या कॉलम वाइज, जो भी आप रो या कॉलम के एलिमेंट पर हो उससे रिलेटेड रो और कॉलम को हाइड कर दो, और बचे हुए जो छोटा डिटर्मिनेंट आएगा, अगर 3/3 है तो 2/2 का डिटर्मिनेंट आएगा, उसको कैलकुलेट कर दो। डायमंड रूल को फिलहाल भूल जाओ कि साइन क्या आएगा, प्लस माइनस उसे छोड़ दो। फिलहाल बस ये ध्यान रखो, मान लो मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूं, तो इस एलिमेंट का अगर मुझे वो निकालना हो कि डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हुए, तो मैं क्या करता था, इससे रिलेटेड ये पूरी रो छुपा ली, ये पूरा कॉलम छुपा लिया, और बचे हुए का डिटर्मिनेंट लिख दिया। तो अगर मैं 1 के रेस्पेक्ट में बात करूं तो 5, 6, 8, 9, इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, यानी कि 45 माइनस 48 इक्वल्स टू -3, ये जो मैंने कैलकुलेशन करी, ये मेरा आंसर है माइनर ऑफ 1 इन दिस डिटर्मिनेंट। अब ध्यान से समझो, इससे अलग अगर मैं किसी और एलिमेंट की बात करूं, जिस भी एलिमेंट की बात करूंगा उसके रेस्पेक्ट में रो और कॉलम को भूल जाओ, बचे हुए को उसी सीक्वेंस में डिटर्मिनेंट लिखो, जो उस डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा दैट विल बी योर माइनर ऑफ दैट एलिमेंट इन दैट पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट। क्या मतलब हो गया भैया इसका? इसका मतलब हो गया, मान लो मेरे को 9 का निकालना है माइनर, तो 9 के रेस्पेक्ट में जो माइनर होगा, रो और कॉलम को हाइड करो, 3, 6, 9 वाली को भूल जाओ, 7, 8, 9 वाली को भूल जाओ, बचे हुए का डिटर्मिनेंट निकाल दो सेम सीक्वेंस में, 5 माइनस 8 माइनस 3। अब एक्चुअल क्वेश्चन क्या है? फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन डिटर्मिनेंट। 6 का निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये रो और कॉलम को भूल जाओ, मैं आपको सब रब करके दिखाता हूं। भाई इसकी बात करनी है, सॉरी 1 सेक, आपको बात करनी है इसकी, इसके रेस्पेक्ट में इस रो को भूल जाओ, इस कॉलम को भूल जाओ, इस रो को भूल जाओ, बचे हुए डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर दो। तो अगर मेरे को माइनर निकालना होगा 6 का, तो कैसे निकालूंगा मैं? MIJ। 6 क्या है? क्या ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है? सेकंड रो थर्ड कॉलम, कैपिटल M डिनोट करता है कि हम माइनर की बात कर रहे हैं। अगर मैं लिखता A23, इस मैट्रिक्स को अगर मैं सोचूं मन में, या डिटर्मिनेंट को सोचूं, तो A23 की वैल्यू क्या होगी? सेकंड रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड कॉलम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 6। ये तो हो गया एलिमेंट 6 के बराबर है। अगर वो पूछे कैपिटल M23, इसका मतलब वो पूछ रहा है कि भैया A23 के रेस्पेक्ट में एलिमेंट का माइनर निकालो। कैपिटल M मतलब माइनर। वो कैसे निकलेगा? रो और कॉलम को हाइड करो, बचे हुए का डिटर्मिनेंट लिख दो, 1, 2, 4, 5। 5 माइनस 8 इक्वल्स टू -3। दिस विल बी माई माइनर एंड दिस इज माई आंसर। बहुत सिंपल सा फंडा, जो भी एलिमेंट का माइनर निकालोगे उसकी रो और कॉलम को हाइड करके बचे हुए डिटर्मिनेंट को निकाल दो, वो उसका माइनर हो जाएगा एलिमेंट का। ये इस एलिमेंट का माइनर है। हर एलिमेंट का अलग अलग माइनर हो सकता है, वो जिस एलिमेंट का पूछ रहा है आपको वो देखना है, ठीक है। अब एक बार डेफिनेशन देख लो, माइनर ऑफ एन एलिमेंट AIJ, माइनर ऑफ एन एलिमेंट AIJ, यानी कि एलिमेंट बताना पड़ेगा उसको कि किसका निकालना है। ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड। माइनर क्या होता है? एक डिटर्मिनेंट होता है, देखो ये डिटर्मिनेंट ही तो है। इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। हमने क्या करा? ith रो और jth कॉलम को डिलीट कर दिया। आपका एलिमेंट था A23, I2 था और J3 था, तो हमने क्या करा? सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया। क्या मैंने सेकंड रो, अच्छा यहां पर गाइस हम लोगों को एक थोड़ा सा फिक्स करना पड़ेगा। इसमें क्या फिक्स करना पड़ेगा? सेकंड रो, इसके रेस्पेक्ट में 7, 8, 9 हमारा हटेगा नहीं, इसमें हमारा हटेगा 4, 5, 6। ध्यान से अगर आप देखो, उसके रेस्पेक्ट में जो भी हो, तो इसका जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मैंने आपको 9 के रेस्पेक्ट में बता दिया, 6 के रेस्पेक्ट में जो हमने पहले लिखा था वो 9 के रेस्पेक्ट था, 6 के रेस्पेक्ट में उसके रेस्पेक्टिव रो और कॉलम को करो, और M23 ये हो जाएगा 1, 2, 7, 8। दिस इज 8 माइनस 14 विच इज -6। दिस इज माई आंसर। आपने उसके रेस्पेक्ट में रो को हटाया, कॉलम को डिलीट करा, बचे हुए का डिटर्मिनेंट लिख दिया। पहले वाला जो लिखा था ना वो था A33, यानी कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम। मैंने इसको और इसको कट करा था ना। चलो ये भी अच्छा हो गया कि आपको इससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि आपको कौन से एलिमेंट, वो 9 का माइनर था जो इससे पहले लिखा हुआ था, ये 6 का है,
ठीक है, तो ये जो नंबर है इसके रेस्पेक्ट में जो जो रो और कॉलम है उसको डिलीट करो, बचे हुए का डिटर्मिनेंट लिख दो। वही लिखा हुआ है, इज अ डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम इन विच aij लाइज। माइनर कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल MIJ। ठीक है जी। रिमार्क, माइनर ऑफ ए एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन 2 इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मेन डिटर्मिनेंट का ऑर्डर x है तो माइनर का ऑर्डर 1 कम होगा। क्या अगर इसका 3/3 था तो माइनर का 2/2 हो गया? अगर 4/4 का डिटर्मिनेंट होगा तो माइनर का एक ऑर्डर कम होगा। ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी डिटर्मिनेंट के ऑर्डर से एक कम ही होगा माइनर, बिकॉज आपने एक रो कॉलम एलिमिनेट कर दिया ना, एक रो हट गई एक कॉलम हट गया तो ऑब्वियसली ऑर्डर बदल गया, तो एक दोनों घटे तो ऑर्डर भी एक से माइनस हो गया, तो वही चीज हो रही है। आई होप आपको ये फंडा क्लियर हो गया है गाइस। दिस इज ऑल अबाउट माइनर, कुछ भी इसमें नया नहीं था। अगली बात करते हैं कोफैक्टर। इसमें कुछ भी नया नहीं है, माइनर के आगे एक छोटा सा फॉर्मूला ऐड हो जाता है, -1 की पावर i प्लस जे, -1 की पावर i प्लस जे। ये आप आगे ऐड कर दो और माइनर लिख डालो, वो उसका आंसर हो जाएगा। कैसे? ध्यान से समझो। ऐसे भाई माइनर तो हो गया MIJ, ये तो आपको निकालना आ ही गया। कोफैक्टर को AIJ से डिफाइन करते हैं, कैपिटल AIJ से। ठीक है, तो कैपिटल AIJ क्या होता है? -1 की पावर i प्लस जे MIJ। माइनर को -1 की पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई कर दो और वो होता है आपका कोफैक्टर। अब एग्जांपल से समझते हैं कि क्या फर्क आता है कोफैक्टर और माइनर में। पहली बात, माइनर और कोफैक्टर दोनों की वैल्यूज, एब्सोल्यूट वैल्यूज सेम होने वाली है। फर्क क्या आएगा? i प्लस जे अगर ओड होगा तो -1 ही रहेगा, i प्लस जे अगर इवन होगा तो -1 एक प्लस बन जाएगा, यानी कि साइन का फर्क आएगा कि प्लस आना है या माइनस आना है। जब हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करा था तो मैंने आपको कहा था प्लस लो फिर माइनस लो फिर प्लस लो, वो हम कोफैक्टर्स लिख रहे थे। तो अब आपको समझ आ गया कि वो चीज क्या थी और आप लिंक कर पाओगे। अगर मैं उस टाइम पर आपको कोफैक्टर समझाता तो शायद आपको नहीं समझ आता, उस टाइम पर याद रखना ही ठीक था कि क्या प्लस और क्या माइनस। यहां पर उसका फंडा क्लियर है कि भाई i प्लस जे देख लो, जिस एलिमेंट का i प्लस जे ओड है उसमें साइन माइनस, जिस एलिमेंट का i प्लस जे इवन है उसमें साइन प्लस। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। भाई सारे एलिमेंट्स निकालने हैं। क्या क्या एलिमेंट है? a11 किसके बराबर? 1 के, a12 -2 के, a21 4, a22 3, ये 4 हैं। ठीक है जी, a11, a12, a21 और a22। सबसे पहले निकालेंगे माइनर m11। ये क्या होगा? जो भी एलिमेंट है उसके रेस्पेक्ट में रो छुपाओ, कॉलम छुपाओ और बचे हुए का डिटर्मिनेंट। भाई 1 अगर मैं बात करूं तो 1 के रेस्पेक्ट में ये वाली रो छुपा लो, ये वाला कॉलम छुपा लो, बचा क्या? 3। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 3 विच इज इक्वल्स टू 3। कोफैक्टर क्या होगा? a11, कैपिटल A11 का मतलब कोफैक्टर, ये होता है -1 की पावर i प्लस जे, यानी कि 1 + 1 MIJ M11। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 और M11 आप निकाल चुके हो विच इज 3 × 3, तो ये हो जाएगा 3। तो वैल्यू सेम है और साइन भी सेम आ गया क्योंकि ये i प्लस जे इवन था। अब बात करूं अगर मैं M12 की, 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, भाई इसका मतलब हो गया M12, हम इसकी बात कर रहे हैं ना, तो इसके रेस्पेक्ट में ये रो और ये कॉलम छुपा लो। भाई ये छुप गया, ये छुप गया, बचा गया 4। डिटर्मिनेंट ऑफ 4 इक्वल्स टू 4। ठीक है, कोफैक्टर क्या होगा? a12 -1 की पावर 1 + 2 M12, तो ये हो जाएगा -1 का होल क्यूब और M12 की वैल्यू 4। तो यहां पर क्योंकि क्यूब है तो -1 रहेगा, ये हो गया -4। तो देखो सिर्फ साइन का फर्क आया, कोफैक्टर में सिर्फ साइन का फर्क आता है। सिमिलरली आप a21 के रेस्पेक्ट में M21 निकाल सकते हो। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ -2 विच इज -2। अब इसको मोड मत समझ लेना कि पॉजिटिव कर दो खुद, भाई ये डिटर्मिनेंट है, -2 ही रहने वाला है। और M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 विच इज 1। कोफैक्टर निकाल लोगे तो देखो आप, ये 2 + 1 अगर आपका इवन ऑड आ रहा है तो a21 क्या मेरा -2 2 हो जाएगा। 2 क्यों हो गया? क्योंकि -1 ऐड हो जाता है।
भाई कोफैक्टर में जब भी आई और जे ओड होगा तो आगे -1 एक्स्ट्रा आना है, बस इतना फंडा याद रखो। 2 2 इवन है तो कोफैक्टर सेम ही आएगा माइनर के, वैल्यू कोफैक्टर माइनर की बिल्कुल सेम होती है। माइनस आएगा या नहीं ये डिपेंड करता है कि किस एलिमेंट की बात हो रही है। एलिमेंट का आई प्लस जे अगर ओड है तो माइनस एक्स्ट्रा आएगा कोफैक्टर में, वरना कोफैक्टर बराबर माइनर। दिस इज ऑल स्टोरी। आई होप आपको यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स A11 एंड A21 इन डिटर्मिनेंट। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, ये आप खुद ट्राई करो। वैसे मैं एक हिंट दे देता हूं। A11 इस एलिमेंट का आपको माइनर और कोफैक्टर निकालना है, तो वो हो जाएगा M11। इसके रेस्पेक्ट में रो हाइड करो, कॉलम हाइड करो, बचे हुए का डिटर्मिनेंट A22 A23 A32 A33। ठीक है जी। कोफैक्टर A11 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1 विच इज -1 की पावर 2 इंटू ये पूरा का पूरा यहां आ जाएगा, तो माइनर बराबर कोफैक्टर। A21 की बात करूंगा तो M21 क्या होगा उसके रेस्पेक्ट में। अब आप ये बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। M21 क्या होगा, सेकेंड रो हटाओ, फर्स्ट कॉलम हटाओ, बचे हुए का डिटर्मिनेंट A12 A13 A32 A33। अच्छा, अगर कोफैक्टर की बात करूं A21 -1 की पावर 3 विच इज अगेन अ -1 इंटू दिस, तो इसमें बस माइनर और कोफैक्टर में प्लस माइनस का फर्क आ जाएगा, बाकी पूरा का पूरा एज इट इज रहने वाला है। सो आई होप आपको माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया। नोट क्या है, इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स ऑफ अदर रो एंड कॉलम देयर सम विल बी 0। क्या याद रखने की बात है, याद रखने की बात यह है कि अगर आपका कोई डिटर्मिनेंट होगा इस तरह का, अगर आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स ऑफ रो की किसी और रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो हमेशा आंसर 0 आएगा। इसका क्या मतलब हो गया, अगर मैं कर दूं A11 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल A11 प्लस A12 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल A21 प्लस A13 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल A31, तो मैंने क्या करा, एलिमेंट्स तो उठाए इस रो से और कोफैक्टर्स उठा लिए इस कॉलम से। जब कभी भी आप अलग अलग कोफैक्टर्स और एलिमेंट्स की रोज या कॉलम्स उठाओगे तो इसका आंसर हमेशा बाय डिफॉल्ट 0 आएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी एक रो उठा लो या कॉलम उठा लो, उसके आप एलिमेंट्स लिख लो और उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसी और रो या कॉलम के कोफैक्टर से तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा, पहली बात। दूसरी बढ़िया बात याद रखने की यह है, अगर आप किसी एलिमेंट को, मतलब कि किसी पर्टिकुलर रो के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करते हो सेम रो के या सेम कॉलम के, तो वो आपको क्या दे देगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ध्यान से समझो मैंने क्या बोला, समझने की बात है, बहुत जरूरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने बोला कि आप अगर A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस A12 इंटू कैपिटल A12 प्लस A13 इंटू कैपिटल A13, मैंने एक पर्टिकुलर रो विच इज द फर्स्ट रो, उसके सारे एलिमेंट्स उठाए, उनको उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा और उनको ऐड कर दिया, तो ये मेरे को पता क्या वैल्यू दे देगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे देगा। ये पूरा डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी मेरी। कैसे भैया, अब आप ध्यान से समझो, ये काम तो हम करते आते थे, इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको सिखाया था कि डिटर्मिनेंट निकालने के लिए भैया ये वाले जो एलिमेंट्स हैं 4, A12 A21 A32 और A23, इनके साथ नेगेटिव लेना है और हाइड करते जाओ और बाकी का लिखते जाओ। तो हाइड करते जाओ, बाकी का लिखते जाओ, मतलब मैंने आपसे माइनर निकलवाए थे। और क्योंकि मैंने आपको याद करवा दिया था कि इन 4 एलिमेंट्स को आपको माइनस लेना है, क्यों याद करवा दिया था, ध्यान से देखो, इन 4 एलिमेंट्स के लिए I प्लस जे आपका ऑड आ रहा है। क्योंकि I प्लस जे ऑड आ रहा है, इसका मतलब आपको इसमें एक एक्स्ट्रा माइनस अपनी तरफ से लगाना है। तो हम भी तो यही करते थे, हम लिखते थे A11, उसका हाइड कर दो, ये वाली रो ये वाली कॉलम हाइड करी और पूरा का पूरा ऐसे लिख दिया A22 A23 A32 A33। उसके बाद मैं आपको कहता था कि माइनस लगाओ। माइनस क्यों कहता था मैं, भाई हम लिखते तो प्लस ही थे, लेकिन क्योंकि A12 है, कैपिटल A12 का मतलब हो गया कि आपको उसके रेस्पेक्ट में वो रो हटाओ, वो कॉलम हटाओ और बचा हुआ लिख दो। लेकिन
क्योंकि कोफैक्टर में -1 की पावर भी आएगी, -1 की पावर 1 + 2, तो ये अल्टीमेटली माइनस ही बनने वाला है ना मेरे लिए एक एक्स्ट्रा। और उसके बाद मैं लिख दूंगा A21 A23 A31 A33, फिर हम प्लस लिखते थे। तो बेसिकली क्या हो रहा था, हम निकाल तो यही वैल्यू रहे थे, लेकिन प्लस माइनस हमने किस हिसाब से रख रखा था, मैंने आपको याद करा दिया था कि भैया ये जो -1 वाला है ये 3/3 डिटर्मिनेंट्स के लिए इन 4 वैल्यूज में ही नेगेटिव एक्स्ट्रा देता है। तो वो हम अपनी तरफ से लगवा लेते थे कि इन 4 वैल्यू के लिए नेगेटिव एक्स्ट्रा, वो हम अपनी तरफ से लगवा लेते थे, तो हमारा आंसर हमेशा सही आता था। ठीक है, तो बेसिकली मुद्दे की बात ये है, अब समझने की जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट रो लो, मैं कह रहा हूं आप ये ले लो, आप ले लो A12 इंटू कैपिटल A12, सेकेंड कॉलम उठा लिया मैंने, प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A32 कैपिटल A32। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डिटर्मिनेंट की आंसर ही आएगा। तो यहां से कंक्लूजन की बात यह है जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि जब कभी भी आप किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम के एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंगली उसके कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स या फिर अरेंजमेंट आएगा। पहली बात, अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर रो या किसी एक कॉलम को उठाओ, फिक्स कर लिया, उसके एलिमेंट्स को किसी और, उस रो को छोड़ के या उस कॉलम को छोड़ के किसी भी और किसी रो पर या कॉलम के जो कोफैक्टर्स हैं उससे मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर हमेशा 0 आएगा। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो सॉल्व करके, कोई भी जनरल डिटर्मिनेंट उठा लो, अगर आप उसके एलिमेंट्स को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाओगे आपको आंसर डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही मिलेगी। और अगर आप किसी और रो या कॉलम के कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करोगे उस एलिमेंट के रोज या कॉलम्स के एलिमेंट्स को, तो फिर आपको आंसर मिलेगा 0। सो आई होप आपको इस पूरे लेक्चर में समझ आ गया कि भैया माइनर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। मैंने आपको क्लियर कर दिया कि माइनर्स एंड कोफैक्टर्स हम लेक्चर 1 से यूज करते आ रहे हैं, लेकिन हमने नेम डिफाइन नहीं करा था। फिर हमने समझा कि कैसे डिटर्मिनेंट ऑफ अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स हम निकालते कोफैक्टर्स की हेल्प से ही थे, लेकिन मैंने आपको जनरल फंडा समझा दिया था, नाम नहीं बताया था। और हमने सीखा कि इसमें अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट, एक पर्टिकुलर रो के एलिमेंट्स को किसी और रो या एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करोगे कॉरस्पॉन्डिंगली तो आंसर हमेशा 0 आने वाला है। आई होप गाइस आपको ये पूरा फंडा क्लियर हो गया माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का। बहुत इजी सा है, आगे हम इसको थोड़ा सा यूज करेंगे और इस पर आई विश कि आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज ये फंडे आप भूल जाओगे। थोड़ी याद रखने की चीजें हैं कि माइनर होता है डिलीट करके लिखने वाला, कोफैक्टर होता है -1 की पावर i + j इंटू माइनर। तो ये सारी चीज़ें आपको तभी याद रहेंगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है पूरे मैथमेटिक्स में। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो और मेरे लेक्चर्स आप देखते चले जा रहे हो तो वो मेरी ही प्रैक्टिस हो रही है, आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही है। आपको एग्जाम में ऐसा लगेगा कि यार आता तो है, करा तो था, लेकिन पेन पर नहीं उतार पाओगे। तो अगर चाहते हो आपकी आपके सारे क्वेश्चंस एग्जाम में सोल्व हो जाएं और आप खुद सॉल्व कर पाओ, तो घर पर उसके जैसे 10-10 क्वेश्चंस या 15-15 क्वेश्चंस मिनिमम प्रैक्टिस करना कंपलसरी है। ये मैंने मिनिमम बताया है, मतलब इतने तो चाहिए ही चाहिए अगर आपको रिटेन करना है इस फॉर्मूला को, वरना आप भूल जाओगे। अदरवाइज तो मेरे हिसाब से जितना ज़्यादा आप सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें याद रहने वाली है। तो ध्यान से समझेंगे क्या होता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी फिलहाल इनवर्स की बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे एडजॉइंट की। तो एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A विच इज इक्वल्स टू, उसके एलिमेंट्स को हमने डिफाइन करा स्मॉल a aij और ऑर्डर है n/n, इज डिफाइंड एज अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैपिटल Aij। आपको मैंने सिखाया था कैपिटल Aij क्या होता है, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को बोलते हैं एडजॉइंट, वेयर Aij इज कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ADJA, शॉर्ट में ADJA लिखा जाता है। तो समझने वाली बात क्या है इसमें, समझने वाली बात ये है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मान लो हमारी कोई मैट्रिक्स है, ये बात करते हैं, मान लो A11, A12, A21 एंड A22, ये हमारी एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो एडजॉइंट कैसे डिफाइन होगा, हमने क्या करना है, हमने अपने कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स को क्या मैं फिलहाल के लिए कोफ ए लिख दूं, ये डिनोशन नहीं है गाइस, ये मैं सिर्फ अपनी तरफ से लिख रहा हूं, ये स्टैंडर्ड डिनोशन है एडजॉइंट ए
स्टैंडर्ड है, लेकिन दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, मैं आपको सिखाने के लिए लिख रहा हूं, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स को मैं फिलहाल के लिए डिफाइन कर रहा हूं ऐसा, विच इज कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A21, कैपिटल A22। तो क्या हुआ, एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स ये हैं, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स को मैंने लिखा। अब एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट होगा ADJ। एडजॉइंट हमेशा मेन मैट्रिक्स के उस पर डिफाइन होता है। एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, A11, A21, A12, A22। ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी है, स्लो चल रहे हैं थोड़ा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि एडजॉइंट होता क्या है। और 2x2 इसलिए लिया, 3x3 में भी सेम फंडा है। आपको एलिमेंट्स पता है, कोफैक्टर्स निकालने आपको आते हैं, जिनको नहीं आते हैं इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने सिखाया है माइनर्स और कोफैक्टर्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोफैक्टर्स निकालेंगे आप, और एडजॉइंट ए क्या है, इस वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कॉफ ए का ट्रांसपोज। आई होप आपको क्लियर हो गया एडजॉइंट होता क्या है। सो बेसिकली मेन फंडा क्या है, कोफैक्टर्स से बनने वाली मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज ले लो तो वो कहलाता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। फटाफट से एक क्वेश्चन चेक करेंगे, क्या क्वेश्चन है, फाइंड एडजॉइंट फॉर A 2 1 3 4। हमें एक मैट्रिक्स गिवन है 2 1 3 4, तो कैसे निकालेंगे इसका एडजॉइंट। सबसे पहले हमें इसके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। इसके 4 एलिमेंट्स हैं, तो कैपिटल A11 क्या हो जाएगा, कैपिटल A11 हो जाएगा 4 होगा या नहीं होगा, ध्यान से देखो। अच्छा, इसके अगर मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो ये है A11, A12, A21 और A22। तो अगर मैं और क्लियरली आपको दिखाना चाहूं तो ये होगा -1 की पावर 1 + 1 विच इज़ 2 एंड देन 4, तो ये हो जाएगा 4। सिमिलरली A12 क्या होगा, -1 की पावर 3, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एंड 1, ये हो जाएगा -1। A21 क्या होगा, -1 की पावर 2 + 1 विच इज़ 3, और A21 में क्या आ जाएगा 3 विच इज़ -3। A22 विल बी इक्वल्स टू -1 की पावर 4 × 2 विच इज इक्वल्स टू 2। ये हो गए आपके कोफैक्टर्स ऑफ दीज मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी कि A11, A12, A21, A22 का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा A11, A21, A12 एंड A22। सही है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, वैल्यू डाल दो, A11 इज 4, A21 इज -3, A12 इज -1, A22 इज 2। दिस विल बी आंसर ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। ठीक है, अब 2x2 के लिए एक शॉर्टकट भी आप याद रख सकते हो। वो क्या याद रख सकते हो, 2x2 मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स तो आपके इंटरचेंज हो जाते हैं और बाकी में एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लग जाता है। जस्ट एक शॉर्टकट दे रहा हूं, फंडा ये है 2x2 में, 3x3 में ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। 2x2 में डायगोनल एलिमेंट्स को रिवर्स कर दो, देखो 2 4 की जगह 4 2 हो गया और बाकी दोनों पे नेगेटिव नेगेटिव आ गया। तो एडजॉइंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स को रिवर्स कर दो और बाकी के एलिमेंट्स पे माइनस माइनस लगा दो। 3x3 के लिए स्ट्रिक्टली ये एप्लीकेबल नहीं है, प्लीज ऐसा मत करना, गलत हो जाएगा, सिर्फ 2x2। आई होप आपको इससे एडजॉइंट का फंडा क्लियर हो गया। अब 3x3 भी हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम फंडा रहने वाला है। आप ऐसे 3x3 का कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स लिखना और उसका ले लेना आप ट्रांसपोज। ठीक है, आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या होती है सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है। आपको मेन बात क्या ध्यान रखनी है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be singular if determinant of A is equals to 0। अगर डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का 0 है तो उसको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। 1 मार्क्स MCQ में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको कोई जनरल मैट्रिक्स दे दी,
और बता दिया कि भाई ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, अब बताओ x की वैल्यू क्या होगी, उसमें कोई वेरिएबल दे दे तो उसका डिटर्मिनेंट निकाल के 0 के बराबर रखो और x के लिए सॉल्व कर दो। तो इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ लेता है। अगला है अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट a 0 के बराबर नहीं होगा तो नॉन सिंगुलर, 0 के बराबर होगा तो सिंगुलर। ध्यान रखेंगे, अगर डिटर्मिनेंट a 0 के बराबर है तो सिंगुलर और 0 के बराबर नहीं है तो नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट बात करते हैं आगे बढ़ के चीजों की, कुछ क्वेश्चंस हैं। अच्छा, इनवर्स की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको मैं इनवर्स भी समझाता हूं कैसे होता है कैसे नहीं। हाँ जी, तो ये बोल रहा है कि ये वेरीफाई कर दो। क्वेश्चन है इफ a इज दिस देन वेरीफाई a इंटू एडजॉइंट a बराबर डिटर्मिनेंट a इंटू i। i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑल्सो फाइंड a इनवर्स। तो यहीं से समझेंगे आंसर कैसे करेंगे। भाई a मैट्रिक्स आपको गिवन है, अच्छा जी, हमें तो एक a चाहिए, दूसरा हमें चाहिए एडजॉइंट a, एक डिटर्मिनेंट चाहिए और आइडेंटिटी। तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट a क्या होगा, 1 3 3 1 4 3 1 3 4। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 16 माइनस 9 माइनस 3 टाइम्स 4 माइनस 3 प्लस 3 टाइम्स 3 माइनस 4। मैंने रो 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 माइनस 3 माइनस 3। आई थिंक यही होगा, सही बात है। सेवन माइनस थ्री इज 1। चलिए जी, डिटर्मिनेंट a आ गया। अब हमें डिटर्मिनेंट a पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोगों को पता ही है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 3/3 की लेंगे भाई, जब सब कुछ सेम ऑर्डर में चल रहा है 3/3 में। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली। अब निकालना है एडजॉइंट a। एडजॉइंट a के लिए मुझे क्या चाहिए होंगे, कोफैक्टर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। एडजॉइंट a निकालना है, 4 एडजॉइंट a मेरे को एक एक कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो a11 निकालेंगे सबसे पहले। a11 क्या होगा, -1 की पावर 2, ये हाइड कर लेंगे। माइनर क्या होगा, 16 माइनस 9 विच इज 7, तो ये हो जाएगा 7। फिर निकालेंगे a12, ये हो जाएगा -1। अब मैं वो पावर्स नहीं लिख रहा हूँ यार, 1 + 2 अंडरस्टूड है कि 3 है तो वो नेगेटिव आएगा। तो ये हो जाएगा 4 - 3 विच इज 1, तो ये हो जाएगा -1। सिमिलरली a13, ये हो जाएगा 3 - 4 -1, ठीक है जी। उसके बाद a21, ये हो जाएगा -1 टाइम्स 12 - 9 3 -3। a22, ये हो जाएगा 4 - 3 1। और a23, ये हो जाएगा -1 टाइम्स 3 - 3 0 विच इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली a31, ये हो जाएगा 9 - 12 -3। a32, ये हो जाएगा -1 टाइम्स 3 - 3 अगेन 0 विच इज इक्वल्स टू 0। और उसके बाद आपका आ जाएगा a33, a33 क्या होगा, 1। चलिए जी, आपको सारे कोफैक्टर्स मिल गए। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिफाइंड होगा कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो ध्यान से समझो, मैंने एलिमेंट्स के फॉर्म में ही कोफैक्टर्स को लिख दिया, ठीक है। पहला मेरा ये है, फिर ये, फिर ये, देन दिस दिस एंड दिस 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 दिस। अब मुझे ट्रांसपोज लेना है। अगर मैं इन सर्कल वाले एलिमेंट्स को ही एक मैट्रिक्स मान लूँ तो ट्रांसपोज कैसे लूंगा भाई, इसको वैसे लिख दो, 7 - 3 - 3 7 - 3 - 3 -1 1 0 -1 1 0 -1 0 1 -1 0 1। चलो जी, यहाँ से हमारा निकल गया एडजॉइंट है। आई होप अगर मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी होगी तो फंडा क्लियर हो गया होगा। मेरे को आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है मेन। आपको डिटर्मिनेंट ए निकालना आ गया, आपको आइडेंटिटी पता था, एडजॉइंट पता है, आपको मेन मैट्रिक्स पता है। क्या हम LHS और RHS को सॉल्व कर सकते हैं? क्या हम ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? भाई एडजॉइंट ए जब निकाल लिया उसके बाद तो ये एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी नहीं है इसमें।
सिमिलरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करो, भाई 1 है तो राइट हैंड साइड तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ रही है, मेरे को साफ दिख रही है। क्यों दिख रही है? डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 1 है, उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई विच विल बी इक्वल्स टू आई ओनली। ठीक है, राइट हैंड साइड तो मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है? वो आपको देखना है, आप चेक कर लो। मैं आपको ओरली वैसा ही दिखा देता हूँ। भाई पहले एलिमेंट 1 आना चाहिए, यानी कि दिस इंटू दिस शुड बी 1। 1 इंटू 7 माइनस 3 माइनस 3, 7 माइनस 3 माइनस 3 विच इज 1। ठीक है जी, अगला देख लो, 1 3 3 को इससे करो 0 आना चाहिए। 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3 और तीसरा 0 0 आ रहा है। तीसरा चेक कर लेते हैं, 1 3 3 को इससे चेक कर लो, इस वाले कॉलम से। 1 इंटू माइनस 3 प्लस 0 प्लस 3, अगेन 0 आ रहा है। भाई पहले वाली तो मेरी वेरीफाई हो गई। अब नेक्स्ट वाली भी आपको मल्टीप्लाई करना है और वेरीफाई करना है। मल्टीप्लिकेशन में नहीं करने वाला, लेफ्ट हैंड साइड लिखो राइट हैंड साइड लिखो, वो इक्वल आ जाएगा, ट्रस्ट में इक्वल आ जाएगा अगर मेरी कैलकुलेशंस बिल्कुल ठीक है। फंडा आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला पार्ट, वेरीफाई कर दो। ठीक है, रोक एक स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको चेक करना है। हम लोग सेकंड पार्ट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सारा फंडा। आपको ए पता है, एडजॉइंट ए पता है, डिटर्मिनेंट ए पता है और आई पता है। अब अगर मैं बात करूं कि हमें निकालना है ए इनवर्स, अब यहीं पे देख लेते हैं। मैं आपका ये रब कर रहा हूं एडजॉइंट कैलकुलेशन। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ए भी हम लोग हटा देते हैं। अब आपको निकालना है ए इनवर्स। भाई मेरा वेरीफाई हो गया, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ये मेरा वेरीफाई हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं दोनों तरफ क्या करूं, ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, या फिर चलिए ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं। मल्टीप्लाइंग या पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद ए इनवर्स। पोस्ट मल्टीप्लाइंग क्यों लिख रहा हूं? बिकॉज आपको मैंने पढ़ाया था कि आप पहले लिखोगे या बाद में लिखोगे उसका आंसर पर फर्क आएगा। ए बी और बी ए बराबर नहीं होता। तो ये हो गया ए इंटू ए इनवर्स, बेसिकली मिड में करूंगा। ठीक है, या फिर एक काम करो आप प्री मल्टीप्लाई कर लो, बेस्ट, प्री से थोड़ा जल्दी आ जाएगा। प्री मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स ए इंटू एडजॉइंट ए, ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है जी, यहां तक का फंडा क्लियर हो गया। अब ध्यान से समझो, डिटर्मिनेंट ए तो एक नंबर है, तो क्या मैं इसको डिटर्मिनेंट ए बाहर लिखकर ए इनवर्स इंटू आई लिख सकता हूं? बच्चे हैं भैया आपने ऑर्डर बदल दिया। मैं कह रहा हूं भाई मैंने मैट्रिसेस का ऑर्डर नहीं बदला। देखो दो मैट्रिक्स हैं, ये और ये, पहले वही लिखी है बाद में वही। तो एक नंबर है, ए डिटर्मिनेंट तो 1 है ना इसकी वैल्यू इस केस में, तो मैं बदल सकता हूं इसको। तो सबसे पहले लिख दो, मल्टीप्लाई तो करना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, उसका फंडा लगाया। अच्छा, ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है? आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर इनवर्स को उसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो तो हमें क्या मिलती है, आइडेंटिटी। और मल्टीप्लीकेशन के केस में आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हो जाएगा आई इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स इंटू आई। आई को किसी से भी मल्टीप्लाई करो क्या सेम मिलता है? तो आई को एडजॉइंट ए से करूंगा तो एडजॉइंट ए ही आएगा। वो किसके इक्वल आ रहा है, डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स को आई से करूंगा तो आई आएगा। तो यहां से मेरा ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या निकल के आया, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये आपको याद रखना है। अब यहां पर क्या हुआ, आपको एडजॉइंट ए पता है, डिटर्मिनेंट ए 1 है, तो ए इनवर्स इसके बराबर हो जाएगा। यहां से आपका ए इनवर्स का आंसर निकल गया। चलो ये तो क्वेश्चन की बात हुई। अब ये एक तरह का मैंने आपको डेरिवेशन भी दिखा दिया। भाई ये चीज आपको प्रूफ करके दिखा दी, सत्य है। ये हर मैट्रिक्स के लिए सत्य है बाय द वे। ठीक है, जो जो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल रखती हूं आपस में, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारा निकल कर आ गया, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसको आपको याद रखना है। तो यहां से हमें पता लगा कि इनवर्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हमने पहले पढ़ा था इनवर्स का फंडा क्या है,
क्या होता है इनवर्स। तो यहां से हमें एडजॉइंट ए निकालना आ गया अभी तक और ए इनवर्स निकालना आ गया। आई होप आपको यहां तक के सारे फंडे क्लियर हो गए होंगे गाइस। वी विल मूव फॉरवर्ड एंड सी व्हाट इज देयर नेक्स्ट फॉर अस। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे, ठीक है। अब आपको ए इनवर्स भी पता है, एडजॉइंट ए भी पता है। नेक्स्ट है, शो दैट द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस वेयर आई इज दिस मैट्रिक्स, ओ इज 2/2 0 मैट्रिक्स। यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स। सबसे पहला पार्ट मैं नहीं करूंगा, आपको ए पार्ट ए गिवन है 2 3 1 2 2 3 1 2 गिवन है, और आपको क्या करना है, आपको इस इक्वेशन को चेक करना है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आइडेंटिटी। भाई ए पता है तो ए स्क्वायर निकालो, 4a निकालो, ए पता है तो 4a निकालो, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आपको पता ही है 2/2 की। ये तीनों वैल्यूज निकालो, इसमें पुट करो, आंसर आपका 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। खुद वेरीफाई करो, फंडा क्लियर होना चाहिए। वी आर हेयर टू लर्न कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिस तो आप ही को करनी है। ये चीजें मैं कई बार सॉल्व कर चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में, यू कैन ऑल्सो सॉल्व। चलो जी, नेक्स्ट काम की बात है जो मेरे को आपको सिखानी है। अगला पार्ट है यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स। भाई आपको ये इक्वेशन गिवन है, आपको ये इक्वेशन गिवन है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई। अगर मैं इसको लिख दूं प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ कोर्स, अदरवाइज बैलेंस नहीं हो पाएगी। सही बात है। चलो तो क्या होगा, ए इनवर्स, क्या मैं ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। -4 ए इनवर्स इंटू ए प्लस ए इनवर्स इंटू आई बराबर ए इनवर्स इंटू 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये हुआ भाई ए इनवर्स इंटू ए क्या मेरा आई के बराबर होता है? ये तो अब आपको पता ही है यार। तो ये हो जाएगा आई ए -4i प्लस, अब ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आई की कोई वैल्यू, तो आई इज जस्ट लाइक 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो वही नंबर आता है। तो यहाँ जाएगा ए इनवर्स, और 0 भी नंबर्स वाले 0 की तरह होता है मैट्रिक्स में, किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो 0 ही आना है। तो यह जाएगा 0 मैट्रिक्स। अब आई को ए से करो तो ए को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो जाएगा a -4i प्लस ए इनवर्स बराबर 0 मैट्रिक्स। तो यहां से ए इनवर्स की वैल्यू क्या आई, 4i माइनस ए विच इज 4004, एक स्टेप खा लिया मैंने 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स करने का, माइनस ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या है 2 3 1 2 2 3 1 2। तो यहां से मेरा ए इनवर्स क्या निकल के आया, यहां से मेरा ए इनवर्स निकल के आया 4 - 2 2 0 - 3 -3 0 - 1 -1 4 - 2 is 2। दिस इज द आंसर ऑफ ए इनवर्स यूजिंग दिस इक्वेशन। तो जब वो आपको लिख कर देगा ना यूजिंग दिस इक्वेशन, तो ध्यान रखना खुद से फंडे मत लगाने लग जाना, कहीं इसका एडजॉइंट निकाल के डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दो जो अभी सिखाया। जब उसने बोल दिया ना यूजिंग दिस, इसका मतलब है कि भैया इस चीज के नंबर हैं कि आपको ये इक्वेशन यूज करके ही निकालना है, हम यही चाहते हैं। अगर वो आपको कुछ नहीं बोले, आप वो बोले इनवर्स निकाल दो, तो जो फंडा आपको समझ में आए वो लगाओ सिलेबस का। लेकिन अगर उसने बोल दिया यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि हम उसी तरीके से निकालेंगे जो क्वेश्चन में मेंशन्ड है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको 4 मार्क्स और 6 मार्क्स में सीबीएसई में ये देखने को मिलता रहेगा, मिलता रहा है, और हो सकता है आपके नेक्स्ट ईयर पेपर में भी ये क्वेश्चन आपको आ जाए। आई होप आपको ये क्लैरिटी हो गई है गाइज इस क्वेश्चन पर। हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे और समझेंगे थोड़ी सी बेसिक सी बात। तो नेक्स्ट चीज क्या है हमारी, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग लास्ट टॉपिक पर पहुंच चुके हैं, और इस टॉपिक में हम लोगों को क्या देखना है, इस टॉपिक में हम लोगों को देखना है कैसे हम डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस की हेल्प से सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का इन 2 वेरिएबल्स एंड 3 वेरिएबल्स। ज्यादा का भी निकाल सकते हैं, बट दैट इज नॉट इन अवर सिलेबस। हम लोग अप टू 3 वेरिएबल्स तक का सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। तो ये होता है सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। गाइस आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर नथिंग बट मोर देन वन लीनियर इक्वेशन अवेलेबल, जिसमें आपको इस तरह से रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। अगर मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करूं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, 3x + 2y = 5
2x प्लस 5y बराबर 8। दिस इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे समझने वाली बात सबसे पहले ये है कि क्या होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट समझने की चीज़ है वो ये है कि देखो ज़रूरी नहीं है हर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का आपको सॉल्यूशन मिले। ऐसा हो सकता है कि किसी केस में तो एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यूज मिल जाएं जो सारी इक्वेशन सेटिस्फाई करती हों, ठीक है। और कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें सारी एक्स वाई जेड में से कोई भी ऐसी वैल्यू ना मिले जो इन सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, विच मीन्स कि इनका एक कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। दोनों ही केस पॉसिबल है। तो उस चीज को फॉर्मली डिफाइन करा गया है, ध्यान से समझेंगे। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट। भाई अगर एक से ज्यादा इक्वेशंस हैं और उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कम से कम एक, मैं ये नहीं कह रहा हूं एक से ज्यादा नहीं कर सकता, कम से कम एक चाहिए मुझे। अगर एक सॉल्यूशन कम से कम एग्जिस्ट करेगा तो उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब कि उस पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशंस का एटलीस्ट एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यूज जो तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें, ठीक है। इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है जिसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि दुनिया की ऐसी कोई एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं है जो तीनों इक्वेशंस को या फिर दोनों इक्वेशंस को, जो भी क्वेश्चन में गिवन है, सेटिस्फाई कर पाए। तो सबसे पहला फंडा आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या होता है कंसिस्टेंट सिस्टम एंड क्या होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व होंगी, ठीक है जी। ध्यान से देखो भाई, मैंने कहा अभी तक हम लोगों ने सीखा कि क्या होती हैं लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस पहली बात ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनका जो वेरिएबल है उसकी डिग्री एक से ज़्यादा ना हो। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 2y बराबर 2, या फिर 3x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 4। अब इसमें कितने भी हो सकते हैं, 3a प्लस 2b प्लस 4c प्लस 8d बराबर 9। ये सारी ही क्या हैं, ये सारी ही लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये होता है कुछ इक्वेशंस का सेट जिन्हें कलेक्टिवली हम एक सिस्टम बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y बराबर 4 एंड 3x प्लस 2y बराबर 8। तो ये कलेक्टिवली क्या कहलाएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है यहाँ पर, x एंड y। अगर मैं इसी की बात करूँ, अब मैं लिखूँ 2x प्लस 3y प्लस z बराबर 0, x प्लस y प्लस z बराबर 4 एंड 4x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 3। तो ये होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है हमारे यहाँ पर, x, y, z। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस हैं तीनों, तीनों कलेक्टिवली एक सिस्टम कहलाई जाती हैं और इनके 3 वेरिएबल्स हैं। आई होप आपको यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर हो गई। आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि व्हाट एल्स डू वी हैव। हमने इसके अलावा देखना है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स। सो कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट सिस्टम मैंने आपको अभी बताया, ऐसा सिस्टम जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। सॉल्यूशन का मतलब अगर x और y दो वेरिएबल की कोई सिस्टम है तो ऐसी x और y की एक वैल्यू कम से कम होनी चाहिए जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, वो कहलाता है कंसिस्टेंट सिस्टम। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या कहलाता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, नो सॉल्यूशंस। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि सॉल्यूशंस होंगे तो कंसिस्टेंट कहलाएगा, सॉल्यूशंस नहीं होंगे तो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट के बाद हम लोगों का नेक्स्ट आता है कैसे पता लगेगा कि सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे। तो उसका एक तरीका है, एक फंडा है, ध्यान से समझेंगे। उससे भी पहले
उस फंडे को समझने से पहले ध्यान से देखो कि हम कैसे इक्वेशंस को मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो कोई इक्वेशन है 2x प्लस 3y बराबर 5 और x प्लस 4y बराबर 5। मान लो ये इक्वेशन है। अब इसको मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं लेट कर लूं कोई मैट्रिक्स A जिसको मैं सिर्फ इसके कोफिशिएंट्स लिख दूं 2 3 1 4 2 3 1 4, एक मैट्रिक्स लेट कर लूं कैपिटल X और उसमें मैं वेरिएबल्स की कॉलम मैट्रिक्स बना दूं विच इज x एंड y, और एक मैट्रिक्स में लेट कर लूं B जिसमें मैं जो राइट हैंड साइड का है उसकी एक कॉलम मैट्रिक्स बता दूं। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं, मैंने A X और B लिख दिया, अगर मैं ऐसा लिखता हूं और इसी चीज़ को मैं एक बार ये रब कर रहा हूं ताकि मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं, इसी चीज़ को मैं अगर AX बराबर B लिख दूं, AX बराबर B का मतलब क्या हो गया? ये हो गया 2 3 1 4 मल्टीप्लाई बाय XY इक्वल्स टू 5 5, ये हो गया जी। तो क्या ये दोनों एक ही बात है? यस, ये एक ही बात है। क्यों? अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इसको सॉल्व करने से क्या होगा? मल्टीप्लाई कर लो, तो भाई ये रो और ये कॉलम 2x प्लस 3y ऐसा x प्लस 4y मल्टीप्लाई करके भाई ये मैट्रिक्स आ रही है, और राइट हैंड साइड पे क्या मैट्रिक्स है? 5 5। क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, क्या 2x प्लस 3y बराबर 5 हो जाएगा? पहली इक्वेशन, क्या ये पहली ही है? क्या x प्लस 4y बराबर 5 हो जाएगा? जी हाँ। क्या ये दूसरी इक्वेशन ही है? इससे ये तो क्लियर हो गया भाई कि अगर मैं इस मैट्रिक्स को इस रिप्रेजेंटेशन में लिखूं और फिर ax बराबर b की फॉर्म में लिखूं तो एक ही बात है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का गेम है। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब 3/3 में भी सेम ही है। 3/3 होता तो 3 वेरिएबल आ जाते, यहाँ x y z आ जाता, ये 3 3 हो जाते, यहाँ पर भी 3 की कॉलम मैट्रिक्स होती, बिल्कुल सेम फंडा है। ठीक है जी, यहाँ तक मुझे समझ आ गया। चलो जी, ये समझ आ गया। अब मैंने क्या सीखा? मैंने सीखा कि अगर कोई सिस्टम है a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, और a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। अगर कोई इस तरह का सिस्टम है तो सबसे पहले मैंने सीखा कि मैं इसको लिख सकता हूं कैपिटल A बराबर a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। x लेट कर सकता हूं मैं इसके वेरिएबल्स x y z, और एक b लेट कर सकता हूं मैं राइट हैंड साइड विच इज d1 d2 d3। और इस इक्वेशन को मैं अगर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ, बेसिकली मैट्रिसेस की फॉर्म में, तो वो हो जाएगा ax बराबर b। जस्टिफाई मैंने आपको अभी करके दिखा दिया कि कैसे ये बराबर है। अब ध्यान से देखो, आपको कैलकुलेट क्या करना होता है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में मुझे क्या वैल्यूज चाहिए होती हैं उसे सॉल्व करने के लिए? वेरिएबल्स की, यानी कि मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यूज चाहिए। क्या एक्स वाई जेड को ये वाली मैट्रिक्स कंस्टिट्यूट करती है? यानी कि कैपिटल एक्स मैट्रिक्स हम लोगों की वेरिएबल्स को लेकर चल रही है अपने साथ, यानी कि कैपिटल एक्स के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? वेरिएबल्स। मुझे वेरिएबल्स कैलकुलेट करने होते हैं, राइट? यानी कि मुझे एक्स निकालना है। तो कैसे निकालूंगा मैं? मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक्स चाहिए भाई, मेरे को एक्स निकालना है। तो एक्स कैसे निकलेगा? अगर मैं दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर दूं ए इनवर्स से, तो देखो क्या होगा, ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स इंटू ए आई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी, बिकॉज आई इज लेस लाइक 1। तो ये मेरा फंडा हो गया सॉल्व करने का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिसेस। भाई मेरे को अगर ये निकालना है, मेरे को ऐसा कुछ गिवन है, तो मैं उसको इस तरह से लिखूंगा, उसके बाद मैं ये लिख दूंगा ax बराबर b,
और फिर मेरे को पता है x बराबर b है, इसका मतलब x बराबर a इनवर्स b है। अगर मुझे a मैट्रिक्स पता है, ये तो कोफिशिएंट्स हैं, नंबर्स हैं, a पता है तो क्या a इनवर्स निकल जाएगा। a इनवर्स कैसे निकालोगे, एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसको ऐसे भी लिख सकते हो x बराबर एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b, ये हो जाएगा। एडजॉइंट a निकालना आपको सिखा दिया मैंने, b आपको ऑलरेडी पता है, कोफिशिएंट्स हैं ये तो। डिटर्मिनेंट a आप निकाल लोगे, आपको a पता है, सब कुछ तो पता है, तो x निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, इसको सॉल्व करो और x के वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में इक्वेट कर दो, x y z की वैल्यू आ जाएगी, एज सिंपल एज दैट। सो दिस इज द मेन फंडा कि हम लोग कैसे सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। अगर नहीं समझ आया है तो इस वीडियो को दोबारा देखना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, ऑल्दो है कुछ भी नहीं इसमें, बस एक बार देखोगे तो ढंग से समझ आ जाएगा। चलो जी, अब वापस आते हैं, वही यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं, देखो उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे हमने क्या करा। भाई सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, आपको इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। 2x + 5y1 3x + 2y 7, कैसे करोगे, आंसर समझेंगे। आंसर कैसे होगा, 2x + 5y, लेट कर लो कैपिटल A बराबर कोफिशिएंट्स लिख डालो 2 5 3 2, सेम ऑर्डर में 2 5 3 2। x को मान लो कॉलम मैट्रिक्स में वेरिएबल्स x और y, b को मान लो कॉलम मैट्रिक्स में राइट हैंड साइड 1 एंड 7। उसके बाद यहां पर आप नीचे लाइन लिखोगे, क्योंकि बोर्ड्स में लिखना भी होता है, द अबव सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन ऑल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax बराबर b वेयर a इज दिस, x इज दिस, b इज दिस, जो हमने पहले ही लेट कर लिया। अगर ax बराबर b है, फिर आप लिखोगे दिस इंप्लाइज x बराबर a इनवर्स b। चलो जी, x बराबर a इनवर्स b। अब देखो कि कैसे निकालना है। अब आपको a पता है तो क्या आप डिटर्मिनेंट a निकाल सकते हो। डिटर्मिनेंट a होगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2 5 3 2 विच इज इक्वल्स टू 4 - 15 विच इज इक्वल्स टू -11। भाई 4 - 15 यही तो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a, निकल गया। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज सॉल्यूशंस एग्जिस्ट। ऐसा मैंने क्यों लिखा मैं बताऊंगा अभी। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आ जाए मतलब सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया तो पंगा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो सॉल्यूशन होगा ही होगा। ठीक है जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका आ गया -11 के बराबर। अब निकालना है आपको एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का मैंने एक शॉर्टकट बताया था, डायगोनल एलिमेंट्स को उल्टे कर दो और बाकी ऊपर साइन लगा दो। 2 - 5 - 3 2, डायगोनल एलिमेंट्स को रिवर्स कर दिया, एक ही है तो फर्क ही नहीं पड़ा, और बाकी पर माइनस लगा दिया। आप वैसे भी निकाल सकते हो, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बताओ, ट्रांसपोज लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट मैं जल्दी आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। एडजॉइंट ए पता है, डिटर्मिनेंट ए पता है, तो आ जाओ भाई, अब क्या रह गया, एक्स निकालना है। तो कैसे निकालोगे एक्स, एक्स वाई, ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए विच इज 2 - 5 - 3 2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा बी क्या है 1 7, और ये पूरा का पूरा 1/-11, डिटर्मिनेंट -11 है। सॉल्व करो जी, राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, कैसे करोगे, एक्स वाई, ये हो जाएगा 2 - 35, तो ये हो जाएगा -33, और ये हो जाएगा -3 + 14 विच इज़ -11। इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, -1/11, तो ये अगर हम सॉल्व करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आएगा 3 एंड दिस इज 1 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 1। आई होप आपको फंडा क्लियर हुआ, जो मैंने आपको सिखाया था सेम चीज़ हमने सॉल्व कर दी, और कितनी ईजिली हमारे x और y की वैल्यूज आ गई। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अभी तो हमने ये सीखा कि भाई मैंने एज्यूम कर लिया सॉल्यूशन होगा ही होगा, और निकालते कैसे हैं वो हमने सीखा। आई होप आपको एक क्वेश्चन से ही फंडा क्लियर हो गया होगा। अब 3/3 में भी कुछ नई कहानी नहीं है, 3/3 की भी सेम कहानी है, बस तरीका एज इट इज, मैट्रिक्स बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर आप कैपिटल ए को लेट कर लोगे। अगर मैं इस 3/3 वाले क्वेश्चन की बात करूँ तो कैपिटल ए हो जाएगा आपका 3 - 2 3,
2 1 -1 4 -3 2, x हो जाएगा आपका x y z और b हो जाएगा 8 1 4। सेम फंडे से उसके बाद वही चीज़ करोगे, ax बराबर b लिखोगे, x लिखोगे, a इनवर्स b, a इनवर्स निकालने के लिए इसका इनवर्स निकालना आपको आता है, इसके कोफैक्टर निकालो, फिर इसका एडजॉइंट लिखो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। अगर डिटर्मिनेंट, अच्छा इस पोर्शन को करने से पहले ना आप डिटर्मिनेंट सबसे पहले निकाल लिया करो, सबसे पहले निकाल लिया करो, आपकी मेहनत बचेगी। पूछो क्यों? इसलिए बचेगी क्योंकि आपको पता है भाई आपको x निकालना है, वो होता है एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी। अगर डिटर्मिनेंट a 0 हो गया इसका मतलब डिनोमिनेटर 0 हो गया। आपने गणित में बहुत अच्छे से पढ़ा है, कैलकुलस को छोड़कर, लिमिट्स को छोड़कर, अगर आप ग्राफ्स की स्टडी को छोड़ दो जहां पर इन्फिनिटी को एग्जिस्ट करती हैं चीजें, हम लोग बर्दाश्त नहीं करते कि हमारे डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। सही बात है। अगर हम कैलकुलस की स्टडी कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो अलग बात है, उसमें ग्राफ्स की स्टडी है लिमिट्स में। लेकिन डिटर्मिनेंट्स में या कहीं और अलजेब्रा में, स्ट्रेट लाइंस में हम कोशिश करते हैं भाई डिनोमिनेटर में 0 है तो कुछ गड़बड़ है। बस यहीं से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी भाई अगर डिटर्मिनेंट a 0 हो गया तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा वो सोचना पड़ेगा, उसका एक तरीका है देखने का। लेकिन अगर नॉन जीरो है तो फिर मैं अपने प्रोसेस से बढ़ सकता हूं। तो आप सबसे पहले चेक करोगे ये चीज लिखने के बाद, ax इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले डिटर्मिनेंट a निकाल लो और लिखो सिंस डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0 हेंस सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और उसके बाद ये प्रोसेस करो जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है 2/2 के लिए। ठीक है, इससे आपका टाइम बचेगा, बिकॉज ऐसा ना हो आप सॉल्व करो, एडजॉइंट निकालो, पता लगे डिटर्मिनेंट a तो भाई 0 था, क्योंकि एग्जाम में आपका लिमिटेड टाइम होता है। तो ध्यान रखना सबसे पहले डिटर्मिनेंट a ही निकालो। चलो जी, और उसके बाद तो आई थिंक अगर डिटर्मिनेंट a नॉन जीरो है तो इस फंडे में कोई क्लैरिटी आपको होनी चाहिए और दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज बहुत ईजी है यार, करना कुछ नहीं है, प्रोसीजरल फंडा है, प्रैक्टिस करो बस। ठीक है, नहीं समझ आता तो वीडियो को दोबारा देखो। चलो ये तो बात हो गई कि कैसे निकालते हैं अगर एग्जिस्ट करता है। अब अगली बात भैया बताओ कि कैसे पता लगेगा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। मैंने कहा ये भी सही बात है भाई, चलो सीखते हैं कैसे पता लगेगा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो अब इस चीज का फंडा सुनो, दिस इज द वेरी लास्ट टॉपिक, एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा ये आपको देखना है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो इसके क्या फंडे हैं? इफ, सबसे पहले डिटर्मिनेंट से बात करो। इफ डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स। अगर डिटर्मिनेंट a नॉन जीरो है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, या फिर कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा। अगर डिटर्मिनेंट a नॉन जीरो है तो कंसिस्टेंट सिस्टम होने वाला है। अगर डिटर्मिनेंट a 0 के बराबर हो जाए तो यहां पर रुकना नहीं है, आप क्या कैलकुलेट करोगे? एडजॉइंट a इंटू b। ठीक है, डिटर्मिनेंट a अगर 0 के बराबर हो जाए तो आप नेक्स्ट स्टेप जाओगे और एडजॉइंट a इंटू b निकालोगे। अब अगर एडजॉइंट a इंटू b 0 के बराबर ना आए, इसका मतलब पक्का इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर डिटर्मिनेंट a 0 और एडजॉइंट a इंटू b नॉन जीरो हो तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर एडजॉइंट a इंटू b भी 0 आ जाए फिर मुझे नहीं पता, ऐसा आपको लिखना है। हम पता कर सकते हैं मैथमेटिक्स में, सीबीएसई में इतना ही बोला जाता है कि भैया अगर ऐसा हो जाए तो मे और मे नॉट। ठीक है, आई होप आपको ये फंडा क्लियर हो गया। तो सिंपल से रूल्स हैं, डिटर्मिनेंट a चेक करो, अगर ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा, और कहानी अपनी पूरी लिख दो, दैट्स इट। तो आपको बस इतना ही याद रखना है। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई। डिटर्मिनेंट a निकालेंगे, फिर एडजॉइंट a पर जाएंगे अगर वो 0 के बराबर हो। सो आई होप गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस निकालने का, कैसे निकालते हैं, कैसे चेक करते हैं, कैसे मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखते हैं, और अगर आपसे वो पूछे कि भाई बिना सॉल्व करे बताओ होगा या नहीं होगा, तो दिस इज द एंटायर समरी।
इसी के साथ हम लोगों का डिटर्मिनेंट्स खत्म हो जाता है, और डिटर्मिनेंट्स के साथ मैं ये भी कह सकता हूं कि मेरी क्लास 12th कोर मैथमेटिक्स का अलजेब्रा भी खत्म हो जाता है। मैट्रिसेस हमने कंप्लीट कर लिया, डिटर्मिनेंट्स हमने कंप्लीट कर लिया, और आपका अलजेब्रा का पोर्शन पूरा का पूरा तैयार हो चुका है कॉन्सेप्चुअली, लेकिन अभी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों चीजों को पढ़कर, पूरा मैट्रिसेस पूरा डिटर्मिनेंट्स पढ़ के जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है सब कर डालो, मिसलेनियस कर डालो, और जितने सीबीएसई के क्वेश्चंस हैं सब कर डालो। जल्दी ही मिलते हैं गाइस आपको एक नई वीडियो में, डिस्कस करेंगे कुछ और टॉपिक और आपसे शेयर करेंगे कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।